भारतवर्ष के इतिहास में कुछ दिन ऐसे होते हैं जो सुनहरे अक्षरों में लिखे जाने के लिए बने होते हैं, लेकिन कुछ रातें ऐसी भी होती हैं जो उस सुनहरे सवेरे से ठीक पहले एक भयानक इम्तिहान बनकर आती हैं। यह कहानी उसी एक काली रात की है, दक्षिण भारत के श्रीहरिकोटा के पास, जहां समुद्र की लहरें दिन रात भारत मां के चरण पखारती हैं। वहां एक छोटा सा गांव बसा था। गांव का नाम नक्शे पर शायद ही किसी को मिले, लेकिन उस दिन वहां की हवा में अजीब सी बेचैनी थी। हर घर, हर आंगन, हर नुक्कड़ पर बस एक ही चर्चा थी। क्या कल हमारा देश इतिहास रच पाएगा? क्या कल भारत का वह विशाल अंतरिक्ष यान, जिसे बनाने में हमारे वैज्ञानिकों ने अपना खून पसीना एक कर दिया, वह आसमान का सीना चीरकर तारों को छू पाएगा? पूरा देश प्रार्थना कर रहा था। मंदिरों में घंटियां बज रही थीं, मस्जिदों में दुआएं मांगी जा रही थीं, लेकिन उस बड़े से केंद्र के बाहर, जहां लोहे और आग का वह विशाल ढांचा खड़ा था, वहां सन्नाटा था। एक ऐसा सन्नाटा जो शोर से ज्यादा डरावना होता है। अंदर वातानुकूलित कमरों में बैठे देश के सबसे बड़े दिमाग, वो वैज्ञानिक जिन्हें हम गर्व से भारत के रत्न कहते हैं, उनके माथे पर पसीने की बूंदें थीं। कुछ तो गड़बड़ थी, कुछ ऐसा जो उनकी पकड़ में नहीं आ रहा था। कंप्यूटर की स्क्रीन पर लाल बत्तियां जल रही थीं और समय रेत की तरह मुट्ठी से फिसलता जा रहा था। लेकिन इन बड़े द्वारों और ऊंची दीवारों के बाहर एक और दुनिया थी। एक ऐसी दुनिया जहां विज्ञान की बातें किताबों में नहीं, बल्कि जीवन के संघर्ष में सीखी जाती हैं। वहां सड़क के किनारे एक पुरानी टूटी फूटी चाय की दुकान थी। लकड़ी के खंभों पर टिकी, ताड़ के पत्तों से ढकी एक छोटी सी दुकान। वहां मिट्टी के चूल्हे पर एक पतीली चढ़ी थी, जिसमें दूध और चाय की पत्ती उबल रही थी। उस उबलती चाय की महक उस रात की उमस भरी हवा में घुली हुई थी, और उस चूल्हे के पास बैठा था 15 साल का एक लड़का। नाम था राजू। राजू, एक ऐसा नाम जो इस देश में आपको हर गली, हर मोहल्ले में मिल जाएगा। साधारण सा नाम, साधारण सा चेहरा, सांवला रंग जिस पर धूप ने अपनी पक्की मुहर लगा दी थी। बदन पर एक पुराना धुला हुआ कुर्ता और नीचे एक धोती जो शायद उसके पिताजी की थी, जिसे काट छांट कर उसके नाप का बनाया गया था। उसके नंगे पैर धूल से सने थे। देखने वाले के लिए वह सिर्फ एक चाय बेचने वाला लड़का था। एक चाय वाला जिसकी औकात सिर्फ इतनी थी कि वह साहबों को चाय दे और बदले में मिले चंद सिक्कों से अपनी और अपनी विधवा मां की भूख मिटा सके। लेकिन उस साधारण से दिखने वाले लड़के के भीतर एक ऐसा ब्रह्मांड छिपा था जिसे किसी ने नहीं देखा था। राजू की आंखें, अगर कोई गौर से देखता तो पाता कि उन आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वैसी चमक नहीं जो पैसे या लालच की होती है, बल्कि वह चमक जो ज्ञान की भूख से पैदा होती है। जब वह चाय छानता तो उसका ध्यान सिर्फ चाय पर नहीं होता था। वह उस भाप को देखता था जो पतीली से उठ रही थी। वह सोचता था कि कैसे यह भाप ढक्कन को ऊपर उठा देती है। वह उस ऊर्जा को समझने की कोशिश करता था। उसके लिए दुनिया सिर्फ चीजों का ढेर नहीं थी, बल्कि नियमों और सिद्धांतों का एक सुंदर खेल थी। राजू के पिता जब जीवित थे तो एक साधारण साइकिल मिस्त्री थे। राजू ने बचपन अपने पिता के औजारों के साथ बिताया था। उसने खिलौनों से नहीं, बल्कि पेंच, नट बोल्ट और चक्कों से खेलना सीखा था। उसके पिता अक्सर कहा करते थे, बेटा, यह दुनिया भगवान ने बनाई है, लेकिन इसे चलाने के नियम इंसान समझ सकता है। हर मशीन, हर पुर्जा एक भाषा बोलता है। अगर तुम ध्यान से सुनो तो वह तुम्हें अपनी तकलीफ खुद बताएगा। राजू ने उस बात को गांठ बांध लिया था। जब वह 5 साल का था तो उसने गांव के सरपंच का पुराना रेडियो ठीक कर दिया था, जिसे शहर के कारीगरों ने बेकार घोषित कर दिया था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पिता की मृत्यु के बाद घर की जिम्मेदारी उसके और उसकी मां के कंधों पर आ गई। स्कूल छूट गया, किताबें बिक गईं। जो हाथ कलम पकड़ने के लिए बने थे वे अब झूठे गिलास धोने लगे। पर कहते हैं ना कि जिसे ज्ञान का नशा हो उसे आप कैद नहीं कर सकते। राजू के पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे, लेकिन उसके पास एक अनोखा खजाना था, रद्दी। जी हाँ, रद्दी। उस चाय की दुकान पर अक्सर बड़े बड़े साहब, इंजीनियर और अधिकारी चाय पीने आते थे। वे अपने साथ अखबार और पत्रिकाएं लाते थे। चाय पीने के बाद वे उन अखबारों को वहीं छोड़ जाते थे। राजू के लिए वे रद्दी अखबार किसी पवित्र ग्रंथ से कम नहीं थे। रात को जब दुकान बंद हो जाती और उसकी मां थक कर सो जाती तो राजू उन अखबारों को लालटेन की मध्यम रोशनी में पढ़ता था। वह हिंदी, तमिल और थोड़ी बहुत अंग्रेजी के अक्षरों को जोड़ जोड़कर विज्ञान के लेख पढ़ता। उसने उन अखबारों से ही सीखा था कि धरती गोल है, कि गुरुत्वाकर्षण क्या है और कि कैसे एक रॉकेट धरती की पकड़ से आजाद होकर अंतरिक्ष में जाता है। आज की रात भी राजू सो नहीं रहा था। उसकी दुकान,
लॉन्च पैड से कुछ ही किलोमीटर दूर थी। वहां से वह उन बड़ी बड़ी लाइटों को देख सकता था जो उस विशाल यान पर पड़ रही थी। वह यान जो किसी तपस्वी की तरह सीधा और अटल खड़ा था। राजू उसे देखकर हाथ जोड़ लेता। उसके लिए वह सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि भारत का मान था। उसे लग रहा था जैसे वह खुद उस मिशन का हिस्सा है। तभी एक बड़ी सी गाड़ी धूल उड़ाती हुई उसकी दुकान के सामने आकर रुकी। गाड़ी पर लाल बत्ती लगी थी जो अब बुझी हुई थी। गाड़ी से एक बुजुर्ग व्यक्ति उतरे। उनके चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें थीं। उनके बाल बिखरे हुए थे और उन्होंने एक सफेद कोट पहन रखा था। वे देश के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर स्वामीनाथन थे। उनके साथ दो और लोग थे जो काफी घबराए हुए लग रहे थे। अम्मा, 3 चाय देना, डॉक्टर स्वामीनाथन ने थकी हुई आवाज में कहा और वहीं पास पड़ी एक टूटी बेंच पर बैठ गए। उन्होंने अपना सिर हाथों में पकड़ रखा था। राजू तुरंत खड़ा हुआ। उसने चूल्हे की आंच तेज की। वह जानता था कि ये साहब कौन है। उसने कई बार अखबारों में इनकी तस्वीर देखी थी। ये वही थे जो इस पूरे मिशन की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। लेकिन आज इस महान व्यक्ति को इतना हताश देखकर राजू का दिल बैठ गया। चाय बनाते बनाते राजू के कान उनकी बातों पर लगे थे। वह जानता था कि बड़ों की बातें सुनना अच्छी आदत नहीं है, लेकिन जिज्ञासा ने उसे विवश कर दिया था। वर्मा, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है, डॉक्टर स्वामीनाथन ने भारी आवाज में कहा। दबाव की सुई अपनी जगह से हिल ही नहीं रही है। हमें लॉन्च टालना होगा और अगर हमने कल सुबह लॉन्च नहीं किया तो हमें अगले 3 महीनों तक इंतजार करना पड़ेगा। देश क्या सोचेगा? दुनिया हंसेगी हम पर। दूसरे व्यक्ति वर्मा जी ने कहा, सर, हमने सब कुछ जांच लिया, हर तार, हर जोड़, हर वाल्व। कंप्यूटर कह रहा है कि सब ठीक है, लेकिन मुख्य इंजन तक ईंधन नहीं पहुंच रहा। यह असंभव है। ऐसा लगता है जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने रास्ता रोक रखा हो। सेंसर क्या कह रहे हैं? स्वामीनाथन ने पूछा। सेंसर भी सामान्य है। यही तो मुसीबत है। अगर मशीन बताए कि खराबी कहाँ है तो हम ठीक करें, लेकिन जब मशीन ही झूठ बोलने लगे तो इंसान क्या करे? हमारे पास सिर्फ 6 घंटे बचे हैं, उसके बाद सब खत्म। राजू के हाथ ठिठक गए। उसने चाय का गिलास ट्रे में रखा और धीरे धीरे उनके पास गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह एक मामूली चाय वाला था और वे देश के सबसे बड़े विद्वान। लेकिन जो बात उसने सुनी थी, उसने उसके दिमाग में एक बिजली सी कौंधा दी थी। उसने पिछले महीने ही एक पुराने विज्ञान पत्रिका में एक लेख पढ़ा था, द्रव गतिकी और पुरानी पाइपों का रहस्य। उसने कांपते हाथों से चाय के गिलास मेज पर रखे। डॉक्टर स्वामीनाथन ने चाय उठाई, लेकिन उनका ध्यान कहीं और था। राजू वहां से हटा नहीं। वह वहीं खड़ा रहा, अपने मैले कपड़ों और नंगे पैरों के साथ। साहब, राजू के गले से एक बहुत ही धीमी आवाज निकली। किसी ने नहीं सुना। साहब, उसने थोड़ी हिम्मत जुटाकर फिर कहा। डॉक्टर स्वामीनाथन ने चौंक कर ऊपर देखा। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, बस थकान थी। क्या है बेटा, पैसे चाहिए? नहीं साहब, राजू ने सिर झुकाकर कहा। उसका गला सूख रहा था। पैसे नहीं चाहिए। मैंने आपकी बात सुनी। गलती के लिए माफी चाहता हूं साहब, पर क्या मैं कुछ बोल सकता हूं? वर्मा जी को गुस्सा आ गया। अरे, तुम जाओ यहां से, हम लोग जरूरी बात कर रहे हैं, बड़ों के बीच में नहीं बोलते। राजू पीछे हटने ही वाला था कि डॉक्टर स्वामीनाथन ने हाथ उठाकर वर्मा जी को रोका। शायद उस बूढ़े वैज्ञानिक ने उस लड़के की आंखों में वह डर देखा जो अपनी बात न कह पाने का होता है, या शायद डूबते को तिनके का सहारा भी बहुत लगता है। बोलो बेटा, क्या कहना चाहते हो? उन्होंने नरमी से पूछा। राजू ने एक गहरी सांस ली। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। अब या तो वह मूर्ख साबित होगा या फिर कुछ और। साहब, आप कह रहे थे कि सब कुछ ठीक है, पर ईंधन नहीं जा रहा और कंप्यूटर भी कुछ नहीं बता रहा। राजू रुका, फिर अपनी गांव की भाषा में बड़ी ही सादगी से बोला। हमारे गांव में जब हम खेतों में पानी देते हैं तो कभी कभी पाइप में हवा का बुलबुला फंस जाता है। मोटर चलती रहती है, आवाज भी सही आती है, लेकिन पानी आगे नहीं बढ़ता। उसे हम वायुपाश कहते हैं। क्या पता आपके उस बड़े यान में भी कहीं कोई हवा की गांठ बन गई हो। वर्मा जी हंस पड़े, एक सूखी अपमानजनक हंसी। सुना सर आपने, अब यह चाय बेचने वाला हमें रॉकेट उड़ाना सिखाएगा। अरे मुन्ना, यह खेत का पंप नहीं है, यह क्रायोजेनिक इंजन है। इसमें लाखों पुर्जे हैं। जाओ, अपना काम करो। राजू का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसे लगा कि धरती फट जाए और वह उसमें समा जाए। उसने सच में अपनी औकात से बड़ी बात कह दी थी। वह चुपचाप मुड़ा और वापस अपने चूल्हे की तरफ जाने लगा। उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। उसने अपने पिता की वह बात याद की, मशीन एक भाषा बोलती है। शायद वह गलत था। शायद बड़े लोगों की मशीनें अलग भाषा बोलती हैं। लेकिन तभी
पीछे से एक गंभीर आवाज आई, रुको। यह डॉक्टर स्वामीनाथन थे। वे अपनी जगह से खड़े हो गए थे। उनकी आंखों में जो थकान थी वह अब गायब हो चुकी थी। उसकी जगह एक विचार ने ले ली थी। वे धीरे धीरे चलकर राजू के पास आए। वर्मा, उन्होंने पीछे मुड़कर अपने साथी से कहा, लेकिन उनकी नजरें राजू पर टिकी थीं। यह लड़का जो कह रहा है, एयर लॉक या वेपर लॉक, हमने सब चेक किया, लेकिन क्या हमने मुख्य वाल्व के मोड़ पर वैक्यूम टेस्ट किया? वर्मा जी हकबका गए। नहीं सर, क्योंकि वह तो ऑटोमेटिक सिस्टम है, वहां हवा फंसने का सवाल ही नहीं उठता। सवाल तो यह भी नहीं उठता था कि सब ठीक होने पर भी इंजन चालू ना हो। स्वामीनाथन ने कहा, कभी कभी हम इतनी बड़ी बड़ी जटिल चीजों में उलझ जाते हैं कि बुनियादी नियमों को भूल जाते हैं। प्रकृति का नियम खेत के पंप के लिए भी वही है और रॉकेट के लिए भी। उन्होंने राजू के कंधे पर हाथ रखा। वह हाथ कांप नहीं रहा था, वह अंत बल्कि आशीर्वाद की तरह भारी था। बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? राजू साहब। राजू, डॉक्टर साहब ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, अगर तुम्हारी यह हवा की गांठ वाली बात सही निकली तो आज रात तुमने सिर्फ चाय नहीं बनाई है, तुमने देश की इज्जत बचाई है। चलो हमारे साथ। राजू सन्न रह गया। मैं? साहब, मैं अंदर कैसे जा सकता हूं? मेरे पास तो चप्पल भी नहीं है। ज्ञान के मंदिर में जूतों की नहीं, जिगर की जरूरत होती है, स्वामीनाथन ने मुस्कुराते हुए कहा। आओ। और इस तरह उस अंधेरी रात में एक साधारण चाय वाला लड़का उस गाड़ी में बैठा जिसमें बैठना बड़े बड़े अफसरों का सपना होता था। गाड़ी लॉन्च सेंटर की तरफ दौड़ पड़ी। राजू ने खिड़की से बाहर देखा। उसे लगा जैसे तारे उसके साथ चल रहे हैं। उसे अपनी मां की याद आई जो घर पर सो रही थी, बेखबर कि उसका बेटा आज सितारों को छूने जा रहा है। उसे नहीं पता था कि अगले कुछ घंटों में क्या होने वाला है, लेकिन उसे इतना पता था कि उसका जीवन अब पहले जैसा नहीं रहेगा। लॉन्च सेंटर का मुख्य द्वार जैसे ही खुला, राजू को लगा जैसे उसने किसी दूसरी दुनिया में कदम रख दिया है। बाहर की उमस और मच्छरों की भिन-भिनाहट कहीं पीछे छूट गई थी। अंदर सब कुछ शांत, ठंडा और दूधिया रोशनी में नहाया हुआ था। हवा में एक अजीब सी खुशबू थी, महंगी मशीनों और वातानुकूलित हवा की खुशबू। फर्श इतना चमकदार था कि राजू को उसमें अपना मैला कुचैला प्रतिबिंब साफ दिखाई दे रहा था। उसने संकोच से अपने पैर सिकोड़ लिए। उसके सुनजादे के लिए इस फॉर्म इंडियन दौड़, फटे हुए कपड़ों पर लगी चाय की दाग और सड़क की धूल यहाँ के बेदाग सफेद माहौल में किसी बदनुमा दाग जैसी लग रही थी। डॉक्टर स्वामीनाथन तेजी से आगे बढ़ रहे थे और राजू उनके पीछे पीछे लगभग दौड़ता हुआ चल रहा था। गलियारों में जो भी सुरक्षाकर्मी या कर्मचारी मिलता वह डॉक्टर साहब को सलाम ठोकता, लेकिन उनकी नजर जब पीछे चल रहे राजू पर पड़ती तो वे हैरान रह जाते। उनकी आंखों में एक ही सवाल था, यह भिखारी जैसा दिखने वाला लड़का इस देश की सबसे सुरक्षित जगह पर क्या कर रहा है? वे एक बड़े कांच के दरवाजे के सामने रुके। ऊपर लिखा था मिशन कंट्रोल रूम। दरवाजा अपने आप खुला। अंदर का नजारा देखकर राजू की सांसें थम गईं। सामने की दीवार पर एक विशाल स्क्रीन थी जिस पर अनगिनत लकीरें, आंकड़े और नक्शे चल रहे थे। कमरे में दर्जनों कंप्यूटर थे और हर कंप्यूटर के सामने हेडफोन लगाए वैज्ञानिक बैठे थे। माहौल में तनाव इतना गहरा था कि अगर सुई भी गिरे तो उसकी आवाज सुनाई दे। जैसे ही डॉक्टर स्वामीनाथन ने अंदर कदम रखा, सबने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल जब उन्होंने राजू को देखा तो कमरे में सन्नाटा छा गया। यह सन्नाटा सम्मान का नहीं बल्कि सदमे का था। सर, एक वरिष्ठ महिला वैज्ञानिक ने अपनी कुर्सी से उठते हुए पूछा, यह कौन है? क्या कैंटीन स्टाफ बदल गया है? डॉक्टर स्वामीनाथन ने कोई जवाब नहीं दिया। वे सीधे कमरे के बीच में लगी बड़ी मेज की तरफ बढ़े जहां लॉन्च की योजनाएं फैली हुई थीं। उन्होंने राजू को अपने बगल में खड़ा किया। राजू का सिर झुका हुआ था। उसे महसूस हो रहा था कि कमरे में मौजूद हर शख्स की नजरें उस पर किसी तीर की तरह चुभ रही हैं। सुनिए सब लोग, स्वामीनाथन की आवाज गूंजी, हमारे पास वक्त कम है और मुसीबत बड़ी है। इंजन तक ईंधन नहीं पहुंच रहा है। हमने सारे इलेक्ट्रॉनिक चेक कर लिए, सब फेल हो गए। अब यह लड़का राजू कुछ कहना चाहता है। कमरे में एक पल के लिए खामोशी रही और फिर फुसफुसाहट शुरू हो गई। किसी ने दबी जुबान में कहा, मजाक चल रहा है क्या? किसी ने हंसते हुए कहा, अब इसरो को चाय वाले सलाह देंगे? वर्मा जी, जो अब तक चुप थे, गुस्से में फट पड़े। सर, यह पागलपन है। हम यहां करोड़ों का रॉकेट उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई पतंग नहीं। इस अनपढ़ गवार को पाइप और वाल्व के बारे में क्या पता होगा? इसे तो यह भी नहीं पता होगा कि क्रायोजेनिक की स्पेलिंग क्या है। राजू का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसका मन हुआ कि वह अभी यहां से भाग जाए, वापस अपनी चाय की दुकान पर, जहां लोग उसे डांटते तो थे पर कम से कम उसकी औकात पर सवाल नहीं उठाते थे।
यहां तो हर शब्द उसे छोटा महसूस करा रहा था, लेकिन तभी उसे अपने पिताजी का चेहरा याद आया। पिताजी कहते थे, बेटा, जब तुम सच बोल रहे हो तो दुनिया की सबसे बड़ी अदालत में भी सिर झुकाने की जरूरत नहीं है। सच का अपना वजन होता है। राजू ने धीरे से सिर उठाया। उसने देखा कि डॉक्टर स्वामीनाथन उसकी तरफ उम्मीद से देख रहे हैं। उस बूढ़े वैज्ञानिक की आंखों में एक भरोसा था जिसने राजू को हिम्मत दी। बेटा राजू, स्वामीनाथन ने बड़े नक्शे की ओर इशारा किया जो स्क्रीन पर चमक रहा था। वह रॉकेट के ईंधन सिस्टम का एक जटिल खाका था। डरो मत, बस हमें बताओ कि तुम्हें क्या लगता है। यह नक्शा देखो, यह वही रास्ता है जिससे ईंधन इंजन तक जाता है। राजू ने स्क्रीन की तरफ देखा। पहली नजर में उसे कुछ समझ नहीं आया। नीली, लाल और हरी लकीरें एक दूसरे में उलझी हुई थीं। यह किसी मकड़ी के जाले जैसा था। वैज्ञानिक एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे, जैसे वे राजू के हार मानने का इंतजार कर रहे हों। लेकिन राजू ने हार नहीं मानी। उसने अपनी आंखें थोड़ी छोटी की और ध्यान से देखने लगा। उसने इन लकीरों को पाइप समझा। उसने सोचा कि अगर यह पाइप उसके गांव के खेत में होता तो पानी कैसे बहता। उसने अपनी कल्पना में उस नक्शे को सरल बना लिया। उसकी नजर एक खास मोड़ पर जाकर रुक गई। एक जगह जहां पाइप अंग्रेजी के अक्षर यू की तरह मुड़ा हुआ था और उसके ठीक बाद एक पतला वाल्व था। राजू ने अपनी कांपती उंगली उठाई और स्क्रीन के उस हिस्से की तरफ इशारा किया। साहब, उसकी आवाज थोड़ी फटी हुई थी लेकिन साफ थी। वो जो मोड़ है ना, जहां पाइप नीचे जाकर फिर ऊपर आ रहा है, मुख्य इंजीनियर ने चिढ़कर कहा, वह नॉन रिटर्न वाल्व असेंबली है। उसका डिजाइन एकदम सही है, वहां कोई खराबी नहीं हो सकती। राजू ने उसकी बात अनसुनी कर दी। वह अब अपनी धुन में था। साहब, जब हम गांव में डीजल पंप से पानी चढ़ाते हैं और अगर पाइप ऐसा मुड़ा हो तो कभी कभी हवा का एक बुलबुला वहां जाकर बैठ जाता है। वह बुलबुला बहुत जिद्दी होता है। आप कितना भी जोर लगा लो, वह हटता नहीं, और जब तक वह नहीं हटता पीछे का तेल आगे नहीं जा सकता। मशीन चलती रहती है, घूं घूं करती है, पर तेल की एक बूंद बाहर नहीं आती। वर्मा जी ने माथा पीट लिया। हे भगवान, एयर लॉक। सर, यह हमें कक्षा 6 की विज्ञान पढ़ा रहा है। हमारे सिस्टम में वैक्यूम पंप लगे हैं जो हवा को खींच लेते हैं। यहां हवा का एक कण भी नहीं बच सकता। लेकिन अगर, राजू ने बीच में टोका, जो उसने पहले कभी नहीं किया था। सबकी नजरें उस पर टिक गईं। अगर वह बुलबुला उस सेंसर के नीचे छिपा हो तो? साहब, मैंने देखा है, कभी कभी मशीन को लगता है कि सब ठीक है क्योंकि सेंसर हवा को ही तेल समझ लेता है। कमरे में सन्नाटा छा गया। यह एक ऐसी संभावना थी जो किसी ने नहीं सोची थी। सेंसर का धोखा। डॉक्टर स्वामीनाथन की भौहें तन गईं। वे नक्शे के पास गए और चश्मा ठीक करते हुए उस मोड़ को देखने लगे। वर्मा, वे बड़बड़ाए, अगर यह लड़का सही कह रहा है, अगर सेंसर वेपर बबल को लिक्विड रीड कर रहा है क्योंकि घनत्व में अंतर बहुत कम है, तो कंप्यूटर हमें ऑल ओके का सिग्नल देगा, जबकि असल में वहां रुकावट है। यह असंभव है सर। वर्मा जी ने विरोध किया, लेकिन उनकी आवाज में अब पहले जैसा दम नहीं था। संभावना तो है, एक युवा वैज्ञानिक ने पीछे से कहा। सिद्धांत रूप में यह हो सकता है, पर सर, अब हम करें क्या? अगर वहां हवा फंसी है तो उसे निकालने के लिए हमें पूरा सिस्टम खोलना पड़ेगा। उसमें 2 दिन लगेंगे। लॉन्च तो गया, माहौल फिर से भारी हो गया। समस्या मिल भी गई तो क्या, समाधान तो अभी भी नहीं था। समय अब सिर्फ 4 घंटे बचा था। राजू, जो अब तक स्क्रीन को ही घूर रहा था, फिर बोला, साहब, हम पंप को खोलते नहीं हैं। तो क्या करते हो? स्वामीनाथन ने पूछा। हम उसे मारते हैं, राजू ने बहुत ही मासूमियत से कहा। क्या? वर्मा जी चिल्लाए। मारते हैं? हाँ साहब। राजू ने अपने हाथ से हथौड़ा मारने का इशारा किया। हम एक लकड़ी का डंडा लेते हैं और उस मोड़ पर जोर जोर से ठोकते हैं। उस कंपन से, उस थरथराहट से वो जिद्दी बुलबुला अपनी जगह छोड़ देता है। जैसे ही वो हिलता है, पीछे का तेल उसे धक्का देकर बाहर निकाल देता है। बस एक झटका चाहिए। पूरा कमरा हंस पड़ा। हंसी की लहर दौड़ गई। वैज्ञानिक अपनी हंसी रोक नहीं पा रहे थे। बहुत बढ़िया, एक ने ताली बजाते हुए कहा। तो अब हम 500 करोड़ के रॉकेट को डंडे से पीटेंगे? क्या यही समाधान है भारत के सबसे बड़े वैज्ञानिकों के पास कि जाओ और रॉकेट को थप्पड़ मारो? राजू का चेहरा अपमान से जलने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने तो बस वही बताया था जो वह जानता था। उसे क्या पता था कि विज्ञान की दुनिया में सादगी का मजाक उड़ाया जाता है, संध्या की नाम समय खिलाफ। लेकिन डॉक्टर स्वामीनाथन नहीं हंसे। वे गंभीर थे, बहुत गंभीर। वे अपनी मेज पर झुके हुए थे। बातें गंभीर के सार बनते। वे गंभीर पर झुके हुए थे। उनकी उंगलियां मेज पर तबला बजा रही थी।
उनकी आंखों में एक संघर्ष चल रहा था। एक तरफ सालों का पढ़ा लिखा विज्ञान था जो कह रहा था कि यह मूर्खता है, और दूसरी तरफ एक अंतर्ज्ञान था, एक गट फीलिंग थी। उन्होंने अचानक हाथ उठाया। सबकी हंसी रुक गई। हंसना बंद करो, स्वामीनाथन ने कड़क आवाज में कहा। क्या किसी के पास इससे बेहतर कोई उपाय है? कोई भी? सब चुप। नजरें नीचे। हमारे पास खोलने का वक्त नहीं है। हमारे पास सिस्टम बदलने का वक्त नहीं है। हमारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो हाथ पर हाथ रखकर बैठें और लॉन्च कैंसिल करें, या फिर इस पागलपन को आजमा कर देखें। वर्मा जी ने घबराते हुए कहा, लेकिन सर, यह प्रोटोकॉल के खिलाफ है। अगर हमने रॉकेट को बाहरी चोट पहुंचाई और कुछ टूट गया तो? मेरी नौकरी तो जाएगी ही, देश की बदनामी होगी। स्वामीनाथन ने राजू की तरफ देखा। लड़का डरा हुआ था, सिमटा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी सच्चाई थी। स्वामीनाथन ने एक गहरी सांस ली। इतिहास गवाह है कि कभी कभी सबसे बड़े ताले छोटी सी चाबी से खुलते हैं। मैं जिम्मेदारी लेता हूं, स्वामीनाथन ने घोषणा की। प्रोटोकॉल में तोड़ रहा हूं। वर्मा, सबसे अनुभवी टेक्नीशियन को वॉकी टॉकी पर लो, उसे उस यू मोड के पास भेजो, और हां, उसे कहो कि अपने साथ एक रबर का हथौड़ा लेकर जाए। सर। वर्मा जी ने आखिरी कोशिश की। अभी। स्वामीनाथन गरजे। कंट्रोल रूम में तनाव अब चरम पर था। बड़ी स्क्रीन पर दृश्य बदल गया। अब वहां एक कैमरा फीड आ रही थी। लॉन्च पैड पर, रॉकेट के विशालकाय ढांचे के पास, एक छोटा सा इंसान सुरक्षा सूट पहने हुए चढ़ रहा था। वह टेक्नीशियन था। उसके हाथ में एक रबर का हथौड़ा था। राजू स्क्रीन को इकट्ठक देख रहा था। उसके हाथ अनजाने में प्रार्थना की मुद्रा में जुड़ गए थे। हे भगवान, उसने मन ही मन कहा, मेरी लाज रख लेना। यह सिर्फ मेरी बात नहीं है, यह उन साहब की इज्जत का सवाल है जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया। पोजीशन ले ली है सर। स्पीकर से टेक्नीशियन की आवाज आई। मैं वाल्व नंबर 4 के पास हूं। डॉक्टर स्वामीनाथन ने माइक हाथ में लिया। उनका हाथ थोड़ा कांप रहा था। ठीक है, सुनो, तुम्हें उस वाल्व के जोड़ पर मारना है। बहुत जोर से नहीं कि पाइप टूट जाए, लेकिन इतना धीरे भी नहीं कि कुछ असर ना हो। एक लय में, थक थक थक। समझ गए? समझ गया सर। शुरू करूं? करो। राजू ने अपनी सांस रोक ली। पूरा कंट्रोल रूम सांस रोककर खड़ा था। स्क्रीन पर टेक्नीशियन ने हाथ उठाया, और फिर ठक। कोई बदलाव नहीं। कंप्यूटर के आंकड़े स्थिर थे। ईंधन का प्रवाह शून्य था। थक। वर्मा जी ने मुंह फेर लिया। यह बेकार है। थक थक। राजू बुदबुदाया, हिल जा, बस थोड़ा सा हिल जा। उसे वो खेत याद आ रहा था। वह पंप याद आ रहा था। उसे पता था कि बुलबुला वहीं है। वह महसूस कर सकता था। थक। अचानक एक बीप की आवाज हुई। एक तीखी, लंबी बीप। सर, एक ऑपरेटर चिल्लाया। प्रेशर बढ़ रहा है। फ्लो मीटर हिल रहा है। सबकी नजरें स्क्रीन पर गड़ गईं। वह लाल लाइन, जो अब तक मरी हुई पड़ी थी, अचानक ऊपर उठी। पहले धीरे, फिर झटके से। 0.2 psi, 0.5 psi। सर, लिक्विड फ्लो शुरू हो गया है। अरे वाह, किसी ने चिल्लाया। फ्लो नॉर्मल हो रहा है। रुकावट हट गई है। ईंधन मुख्य कक्ष में जा रहा है। पूरे कंट्रोल रूम में जैसे बिजली दौड़ गई। जो लोग अभी हंस रहे थे, वे खुले मुंह से स्क्रीन को देख रहे थे। जो वैज्ञानिक राजू को घूर रहे थे, अब वे अविश्वास से सिर हिला रहे थे। एक असंभव चमत्कार हो गया था। करोड़ों का कंप्यूटर फेल हो गया था, लेकिन एक चाय वाले का देसी जुगाड़ जीत गया था। डॉक्टर स्वामीनाथन ने माइक नीचे रखा। उन्होंने धीरे से अपना चश्मा उतारा और अपनी आंखों के कोरों को पोंछा। फिर वे मुड़े और राजू की तरफ देखा। राजू अब भी हाथ जोड़े खड़ा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। स्वामीनाथन उसके पास गए और बिना कुछ बोले उस धूल भरे, पसीने से लथपथ लड़के को गले लगा लिया। एक बड़े वैज्ञानिक का सफेद कोट राजू के मैले कपड़ों से मिल गया। तुमने कर दिखाया, मेरे बच्चे, स्वामीनाथन ने भारी आवाज में कहा। तुमने आज हमें पढ़ा दिया। असली विज्ञान वह नहीं जो किताबों में लिखा है। असली विज्ञान वह है जो काम करे। पूरा कमरा तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। वर्मा जी भी शर्मिंदा होकर ही सही ताली बजा रहे थे। राजू को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह बस रो रहा था। यह खुशी के आंसू थे। आज उसने साबित कर दिया था कि गरीबी कपड़े मैली कर सकती है, दिमाग नहीं। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। रॉकेट अभी जमीन पर था। उसे अभी आसमान का सीना चीरना था। और राजू के लिए यह रात अभी और भी कई सरप्राइज लेकर आने वाली थी। कंट्रोल रूम में अब वह भारी सन्नाटा नहीं था जो मातम जैसा लगता था। अब वहां एक अलग तरह की खामोशी थी। वह खामोशी जो तूफान के आने से पहले होती है।
हर वैज्ञानिक अपनी कुर्सी पर सीधा होकर बैठ गया था। उनकी उंगलियां कीबोर्ड पर ऐसे चल रही थीं जैसे कोई संगीतकार अपने साजे पर धुन छेड़ रहा हो। स्क्रीन पर उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। वो लाल अंक जो समय के कम होने का संकेत दे रहे थे, अब किसी भी धड़कन से ज्यादा तेज लग रहे थे। T-10 मिनट। राजू अब कमरे के एक कोने में खड़ा था। डॉक्टर स्वामीनाथन ने उसे वहां से जाने नहीं दिया था। उन्होंने एक कुर्सी मंगवाई और उसे अपने पास बिठाया। एक चाय वाले के लिए इसरो प्रमुख के बगल में बैठना किसी सपने से कम नहीं था, लेकिन राजू का ध्यान अपनी कुर्सी या अपनी किस्मत पर नहीं था। उसकी आंखें सामने लगी विशाल स्क्रीन पर टिकी थीं, जहां वह यान खड़ा था। बाहर रात थी, लेकिन फ्लड लाइट्स की रोशनी में वह रॉकेट चांदी की तरह चमक रहा था। राजू को लगा जैसे वह कोई मशीन नहीं, बल्कि महाभारत का कोई दिव्य अस्त्र है जो अभी छूटने वाला है। उसने मन ही मन अपनी मां को याद किया। उसने सोचा, मां तो अभी सो रही होगी, उसे पता भी नहीं कि उसका बेटा आज कहां बैठा है। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कीं और अपने गांव के मंदिर वाले भगवान को याद किया। यहां वैज्ञानिक गणित लगा रहे थे और वहां कोने में बैठा राजू प्रार्थना कर रहा था। विज्ञान और विश्वास दोनों एक ही छत के नीचे, एक ही मकसद के लिए। सभी सिस्टम जांच लिए गए हैं। स्पीकर से एक मशीनी आवाज आई। इंजन का दबाव सामान्य है, मौसम अनुकूल है, हम इतिहास रचने के लिए तैयार हैं। डॉक्टर स्वामीनाथन ने माइक उठाया। टीम, यह सिर्फ एक मशीन नहीं है, यह एक 140 करोड़ भारतीयों का सपना है। आज हम दुनिया को दिखा देंगे कि हम क्या हैं। जय हिंद, जय हिंद। पूरा कमरा एक साथ गूंज उठा। राजू के रोंगटे खड़े हो गए। उसने भी धीमे स्वर में दोहराया, जय हिंद। T-1 मिनट। अब कमरे की बत्तियां धीमी कर दी गईं। सिर्फ कंप्यूटर की स्क्रीन और सामने वाली दीवार चमक रही थी। राजू का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा पास बैठे डॉक्टर साहब को सुनाई दे जाएगा। उसने अपनी धोती के कोने को कसकर पकड़ लिया। 10 गिनती शुरू हुई। राजू की सांसें अटक गईं। 9, 8, 7। हर अंक के साथ तनाव बढ़ता जा रहा था। वर्मा जी, जो कुछ देर पहले तक राजू पर चिल्ला रहे थे, अब पसीने से तरबतर थे और मुट्ठियां भींचे स्क्रीन को देख रहे थे। 6, 5, 4। राजू ने देखा कि रॉकेट के नीचे से सफेद धुआं निकलने लगा है, जैसे कोई सोता हुआ विशाल जानवर जाग रहा हो। 3, 2, 1, 0। अचानक स्क्रीन पर एक तेज रोशनी कौन थी, इतनी तेज कि एक पल के लिए राजू को अपनी आंखें मींचनी पड़ी। ऐसा लगा जैसे धरती के सीने से साक्षात सूर्य निकल आया हो। और फिर आवाज आई। वह आवाज कानों से नहीं, हड्डियों से सुनी गई। धड़ 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 धड़। भले ही लॉन्च पैड कई किलोमीटर दूर था, लेकिन कंट्रोल रूम की मोटी कांच की खिड़कियां थरथराने लगी। मेज पर रखा पानी का गिलास हिलने लगा। राजू को लगा जैसे पूरी इमारत कांप रही है। उसने डरकर कुर्सी के हत्थे पकड़ लिए। स्क्रीन पर उसने देखा कि वह विशालकाय यान आग और धुएं के बादलों के बीच से धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। पहले बहुत धीरे, जैसे कोई भारी बोझ उठा रहा हो, फिर थोड़ी तेजी से, और फिर उसने रफ्तार पकड़ ली। लिफ्ट ऑफ, लिफ्ट ऑफ नॉर्मल, उद्घोषक चिल्लाया। कमरे में हलचल मच गई। वेग बढ़ रहा है, दिशा सही है, कोण सही है। वैज्ञानिक एक दूसरे को आंकड़े चिल्लाकर बता रहे थे, लेकिन राजू के लिए वह आंकड़े नहीं थे। उसने देखा कि कैसे वह अग्निस्तंभ आसमान के अंधेरे को चीरता हुआ ऊपर जा रहा है। उसे लगा जैसे वह रॉकेट धरती मां के गुरुत्वाकर्षण की जंजीरों को तोड़कर आजादी की तरफ भाग रहा है। उसने बचपन में पतंग उड़ाई थी, लेकिन यह पतंग नहीं थी, यह तो आग की सवारी थी। राजू की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे नहीं पता था कि वह क्यों रो रहा है। शायद उस दृश्य की भव्यता ने उसे भावुक कर दिया था, या शायद यह एहसास कि इस महान काम में उसका भी एक छोटा सा, बहुत छोटा सा योगदान है। स्टेज 1 अलग हो गया है। आवाज आई। स्क्रीन पर दिखा कि रॉकेट का नीचे का हिस्सा टूटकर अलग हो गया और आग की लपटों के साथ समुद्र की ओर गिर गया। राजू का दिल एक पल के लिए रुक गया, टूट गया। वह घबरा गया। डॉक्टर स्वामीनाथन ने उसका चेहरा देखा और मुस्कुराए। घबराओ मत राजू, उन्होंने उसके कान में कहा। यह टूटना नहीं है, यह त्याग है। ऊपर जाने के लिए बोझ छोड़ना पड़ता है। रॉकेट का वह हिस्सा अपना काम कर चुका है, अब बाकी हिस्सा आगे जाएगा। जीवन भी ऐसा ही होता है ना? राजू ने डॉक्टर साहब की तरफ देखा। इतनी गहरी बात इतने सरल शब्दों में। उसने सिर हिलाया। उसे समझ आ गया, ऊपर उठने के लिए मोह छोड़ना पड़ता है। रॉकेट अब आंखों से ओझल हो चुका था। वह अब सिर्फ रडार पर एक हरा बिंदु बनकर रह गया था, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। सबसे मुश्किल घड़ी अभी आनी बाकी थी, क्रायोजेनिक चरण।
वही हिस्सा जिसे ठीक करने में राजू ने मदद की थी। स्टेज 2 पूरा हुआ, आवाज आई, अब क्रायोजेनिक इंजन शुरू होगा। 3 सेकंड में पूरा कंट्रोल रूम फिर से पत्थर की मूरत बन गया। यही वह पल था। अगर इंजन शुरू नहीं हुआ या अगर ईंधन का प्रवाह रुका तो मिशन फेल हो जाएगा, यान दिशा भटक जाएगा और अंतरिक्ष के अंधेरे में कहीं खो जाएगा। राजू ने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। उसे वह यू आकार का पाइप याद आया। उसने मन ही मन उस पाइप से बात की, धोखा मत देना भाई, मेरे गांव की इज्जत का सवाल है। इग्निशन कमांड भेजा गया। 1 सेकंड, 2 सेकंड, सन्नाटा। क्रायोजेनिक इंजन ऑन। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से कमरा गूंज उठा। फ्यूल फ्लो 100 टाइम। किसी ने चिल्लाया, दबाव एकदम सही है, देखो वह मक्खन की तरह चल रहा है। वर्मा जी अपनी कुर्सी से उछल पड़े। चल गया सर, वह चल गया। वे डॉक्टर स्वामीनाथन की तरफ दौड़े और उनका हाथ पकड़ लिया। सर, प्रवाह बिल्कुल स्थिर है, कोई रुकावट नहीं, कोई झटका नहीं। डॉक्टर स्वामीनाथन ने गहरी सांस छोड़ी। उन्होंने राजू के सिर पर हाथ रखा। सुना तुमने, मक्खन की तरह, यह तुम्हारी वजह से है। राजू बस मुस्कुराया, एक थकी हुई लेकिन संतुष्ट मुस्कान। अगले 15 मिनट तक वे सब बस उस हरे बिंदु को स्क्रीन पर ऊपर और ऊपर जाते देखते रहे। और फिर वह अंतिम घोषणा आई जिसका सबको इंतजार था। उपग्रह अपनी कक्षा में स्थापित हो गया है, मिशन सफल। यह सुनते ही जैसे बांध टूट गया। वैज्ञानिक जो अब तक गंभीर थे, बच्चों की तरह उछलने लगे। लोग एक दूसरे को गले लगा रहे थे। ये बांध पीठ थपथपा रहे थे। कुछ की आंखों में आंसू थे। मिठाइयां बंटने लगीं। भारत ने कर दिखाया था एक और मील का पत्थर। दुनिया भर के समाचार चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। इस शोर शराबे और जश्न के बीच राजू धीरे से अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ। उसे लगा कि अब उसका काम खत्म हो गया है। यह बड़े लोगों की पार्टी है, यह विद्वानों का जश्न है। वह तो बस एक चाय वाला है। उसका काम चाय बनाना था और संयोग से आज उसने एक छोटी सी मदद कर दी थी। उसे अब वापस अपनी दुनिया में अपने चूल्हे के पास जाना चाहिए। वह दबे पांव दरवाजे की तरफ बढ़ा। किसी का ध्यान उस पर नहीं था। सब एक दूसरे को बधाई देने में व्यस्त थे। राजू ने दरवाजे का हैंडल पकड़ा। उसने मुड़कर एक आखिरी बार उस बड़ी स्क्रीन को देखा जिस पर मिशन अकम्प्लिश्ड, मिशन सफल लिखा था। उसे गर्व महसूस हुआ। वह यह कहानी अपने गांव में जाकर सुनाएगा, भले ही कोई विश्वास न करे। वह दरवाजा खोलकर बाहर गलियारे में आ गया। यहां फिर से वही ठंडक और सन्नाटा था। उसने राहत की सांस ली। अंदर की चकाचौंध उसकी आंखों को चुभने लगी थी। वह लिफ्ट की तरफ बढ़ ही रहा था कि पीछे से एक आवाज आई, एक भारी अधिकार भरी आवाज। राजू। राजू ठिठक गया। वह आवाज डॉक्टर स्वामीनाथन की थी। वह धीरे से मुड़ा। गलियारे के दूसरे छोर पर डॉक्टर स्वामीनाथन खड़े थे। उनके पीछे वर्मा जी और पूरी टीम खड़ी थी। वे सब जश्न छोड़कर बाहर आ गए थे। कहां जा रहे हो? स्वामीनाथन ने पूछा। वो साहब, चाय का समय हो गया है, राजू ने सिर झुकाकर कहा। दुकान खोलनी है, मां जाग गई होगी। डॉक्टर स्वामीनाथन धीरे धीरे चलकर उसके पास आए। दुकान तो खुलेगी राजू, उन्होंने कहा, लेकिन अब चाय की नहीं, किस्मत की। राजू ने नासमझी से उनकी तरफ देखा। मतलब यह, स्वामीनाथन ने कहा, कि जिस लड़के ने बिना डिग्री के सिर्फ अपनी समझ और निरीक्षण से इसरो की सबसे बड़ी समस्या सुलझा दी, उसे हम सड़क पर चाय बेचने के लिए नहीं छोड़ सकते। यह देश का नुकसान होगा। वर्मा जी आगे आए। उनका व्यवहार अब बिल्कुल बदल चुका था। उन्होंने राजू के कंधे पर हाथ रखा। इस बार धक्के देने के लिए नहीं, बल्कि सम्मान देने के लिए। राजू, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया था, मुझे माफ कर दो। सर ठीक कह रहे हैं, तुम्हारे पास वो है जो किताबों में नहीं मिलता, इंजीनियरिंग की सहज बुद्धि। लेकिन साहब, मैं तो अनपढ़ हूं, राजू ने कहा। मैंने स्कूल भी पूरा नहीं किया, तो क्या हुआ? स्वामीनाथन ने मुस्कुराते हुए कहा, स्कूल की दीवारें शिक्षा नहीं देती, जिज्ञासा देती है, और तुम्हारे पास जिज्ञासा का भंडार है। आज से तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारी ट्रेनिंग, सब इसरो की जिम्मेदारी है। राजू को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। इसरो? मैं? हाँ तुम, स्वामीनाथन ने कहा। लेकिन उससे पहले एक काम बाकी है। क्या साहब? और कोई पाइप ठोकना है? राजू ने मासूमियत से पूछा। सब हंस पड़े। नहीं, स्वामीनाथन ने कहा, मीडिया बाहर खड़ी है। पूरी दुनिया जानना चाहती है कि आखिर वक्त पर चमत्कार कैसे हुआ। वे वैज्ञानिकों से मिलना चाहते हैं, और आज का सबसे बड़ा वैज्ञानिक तुम हो। मैं? नहीं साहब, राजू घबरा गया। मैं उन कैमरों के सामने, मेरे कपड़े देखो, मैं गंदा हूं, मैं बोल नहीं पाऊंगा।
स्वामीनाथन ने झुककर अपने कोट की जेब से एक पेन निकाला, वह पेन जो वे हमेशा अपने साथ रखते थे, जिस पर राष्ट्रीय प्रतीक बना था। उन्होंने वह पेन राजू की शर्ट की जेब में लगा दिया। कपड़े नहीं, किरदार देखो राजू, उन्होंने कहा। और रही बात बोलने की, तो जो दिल से बोलता है उसे शब्दों की जरूरत नहीं होती। चलो। उन्होंने राजू का हाथ पकड़ा, ठीक वैसे ही जैसे एक पिता अपने बेटे का हाथ पकड़ता है और उसे लेकर मुख्य द्वार की तरफ बढ़ चले, जहां चमकती हुई फ्लैश लाइट्स और दुनिया उनका इंतजार कर रही थी। राजू के कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन उसका सिर ऊंचा था। वह अब सिर्फ एक चाय वाला नहीं था, वह एक उदाहरण था, एक सबूत था कि अगर हौसला हो तो झोपड़ी में रहने वाला भी तारों को छू सकता है। लॉन्च सेंटर के बाहर एक बड़ा मंच सजा हुआ था। देश विदेश के पत्रकार, कैमरामैन और न्यूज चैनल के लोग वहां भीड़ लगाए खड़े थे। हर कोई उस पल का इंतजार कर रहा था जब डॉक्टर स्वामीनाथन और उनकी टीम बाहर आएगी और मिशन की सफलता की कहानी सुनाएगी। फ्लैश लाइट्स की चमक ऐसी थी जैसे रात में ही दिन निकल आया हो। माइक्रोफोन के तारों का जाल बिछा हुआ था। दरवाजा खुला। सबसे पहले सुरक्षाकर्मी निकले और उनके पीछे डॉक्टर स्वामीनाथन। उनके चेहरे पर जीत की चमक थी। उनके पीछे उनकी पूरी टीम थी। लेकिन सबकी निगाहें डॉक्टर साहब के बगल में चल रहे उस दुबले पतले लड़के पर टिक गईं। राजू की आंखें चौंधिया रही थीं। उसने अपने जीवन में कभी इतने कैमरे एक साथ नहीं देखे थे। उसे डर लग रहा था। उसे लग रहा था कि यह भीड़ उसे निगल जाएगी। उसने अनजाने में डॉक्टर स्वामीनाथन का कोट पकड़ लिया। डॉक्टर साहब ने उसकी घबराहट को समझा। उन्होंने अपना हाथ राजू के कंधे पर रखा और उसे आगे की ओर धकेला। देवियों और सज्जनों, डॉक्टर स्वामीनाथन ने माइक संभाला। उनकी आवाज में एक अजीब सा सुकून था। आज भारत ने अंतरिक्ष में एक नया इतिहास लिखा है, लेकिन यह इतिहास उन बड़े कंप्यूटरों या हमारी किताबों की वजह से नहीं लिखा गया। सन्नाटा छा गया। सिर्फ कैमरों के क्लिक क्लिक की आवाज आ रही थी। यह इतिहास लिखा गया है। डॉक्टर साहब ने राजू का हाथ ऊपर उठाया। इस 15 साल के लड़के राजू की वजह से पत्रकारों में खलबली मच गई। सवाल दागने शुरू हो गए। यह कौन है सर? क्या यह कोई जूनियर वैज्ञानिक है? इसका क्या योगदान है? डॉक्टर स्वामीनाथन ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, यह वैज्ञानिक नहीं है, यह चाय वाला है। यह वही चाय वाला है जो हर रोज हमें चाय पिलाता था ताकि हम जाग सकें। लेकिन आज जब हमारा विज्ञान सो गया था तो इसने हमें जगाया। फिर उन्होंने माइक राजू के सामने कर दिया। बेटा, डरो मत, इन्हें बताओ कि तुमने क्या किया। राजू का गला सूखा हुआ था। उसने सामने देखा। उसे उन कैमरों के लेंस में अपनी मां का चेहरा दिखाई दिया। उसे अपने पिता की याद आई। उसने एक गहरी सांस ली। मैंने कुछ नहीं किया साहब, राजू ने कांपती आवाज में कहा। उसकी हिंदी सरल और देहाती थी, लेकिन उसमें सच्चाई की खनक थी। मैंने बस देखा कि मशीन को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। जैसे जैसे कभी कभी मेरी मां के चूल्हे में धुआं फंस जाता है तो मैं फूंक मारता हूं। मैंने बस वही बताया जो मैंने देखा। एक पत्रकार ने पूछा, बेटा, तुम्हें यह सब इंजीनियरिंग किसने सिखाई? तुम कौन से स्कूल में जाते हो? राजू की आंखों में नमी आ गई। उसने धीमे स्वर में कहा, साहब, गरीबी सबसे बड़ा स्कूल है और मेरी किताबें वो रद्दी अखबार थे जो आप लोग फेंक देते थे। मैंने उन्हीं को पढ़कर सीखा कि दुनिया गोल है और सपने सीधे होते हैं। राजू का यह जवाब सुनकर वहां मौजूद कई लोगों की आंखें भर आईं। यह जवाब किसी विश्वविद्यालय से नहीं, जीवन के अनुभव से आया था। अगले ही पल यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। टीवी स्क्रीन्स पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। रद्दी से रॉकेट तक, एक चाय वाले की अद्भुत कहानी। उसी समय कुछ किलोमीटर दूर राजू के गांव में सुबह हो रही थी। उसकी मां सावित्री अपने कच्चे घर के आंगन में झाड़ू लगा रही थी। वह बहुत चिंतित थी। राजू पूरी रात घर नहीं आया था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उसका दिल घबरा रहा था। कहीं कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई? कहीं पुलिस ने उसे पकड़ तो नहीं लिया? गरीब के बेटे के लिए देर रात घर न लौटना अक्सर मुसीबत की निशानी होती है। तभी उसने दूर से सायरन की आवाज सुनी। एक नहीं, कई गाड़ियां। गांव के कुत्ते भौंकने लगे। धूल का गुबार उठता दिखाई दिया। गाड़ियां सीधे उसकी झोपड़ी के सामने आकर रुकी। सावित्री के हाथ से झाड़ू गिर गई। उसने देखा कि बड़ी बड़ी सरकारी गाड़ियां हैं और उनमें से पुलिस वाले और बड़े अधिकारी उतर रहे हैं। उसका दिल बैठ गया। उसने अपना पल्लू कस लिया और डरते डरते आगे बढ़ी। क्या हुआ साहब? उसने हाथ जोड़कर पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। मेरे बेटे ने कुछ किया है क्या? वह नादान है साहब, अगर उससे कोई गलती हुई हो तो। तभी बीच वाली गाड़ी का दरवाजा खुला और उसमें से राजू उतरा। सावित्री को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। राजू ने नए कपड़े नहीं पहने थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था।
और उसके साथ वह बड़ा बूढ़ा साहब था जिसे वह अखबार की तस्वीरों में देखती थी। राजू दौड़कर अपनी मां के पास गया और उसके पैरों में गिर पड़ा। मां! सावित्री ने उसे उठाया और गले से लगा लिया। वह फूट फूट कर रोने लगी। तू कहाँ था रे? मेरी जान निकल गई थी। डॉक्टर स्वामीनाथन धीरे धीरे उनके पास आए। उन्होंने हाथ जोड़कर सावित्री को प्रणाम किया। एक इतना बड़ा आदमी एक गरीब महिला के सामने सिर झुका रहा था। गांव वाले यह सब अपनी छतों और खिड़कियों से देख रहे थे। माई डॉक्टर स्वामीनाथन ने कहा, आपका बेटा कहीं गया नहीं था। वह तो देश को बहुत दूर ले जाने गया था। आपने एक हीरा पैदा किया है माई, कोहिनूर। सावित्री को कुछ समझ नहीं आ रहा था। साहब, यह तो चाय बेचता है। अब नहीं, डॉक्टर साहब ने कहा। उन्होंने एक लिफाफा और एक फाइल सावित्री के हाथों में थमा दी। यह सरकार की तरफ से राजू के लिए इनाम है और यह उसके दाखिले के कागज हैं। अब राजू चाय नहीं बेचेगा, अब राजू रॉकेट बनाएगा। इसरो इसकी पढ़ाई का, इसके रहने का और आपके जीवन का पूरा खर्च उठाएगा। सावित्री के हाथों में वह लिफाफा कांप रहा था। उसने लिफाफे को नहीं देखा। उसने डॉक्टर साहब के पैरों को छूने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसे रोक लिया। पैर मत छूइए माई, डॉक्टर साहब बोले। पैर तो हमें आपके छूने चाहिए, जिसने अभावों में भी इस बच्चे के अंदर के संस्कार और जिज्ञासा को मरने नहीं दिया। राजू ने अपनी मां के आंसू पोंछे। मां, अब तुझे धुएं में खाना नहीं पकाना पड़ेगा। अब हम पक्के मकान में रहेंगे। वह सुबह उस गांव के लिए सिर्फ एक सुबह नहीं थी, एक नई उम्मीद की किरण थी। जिस राजू को लोग इच्छाए वाले कहकर बुलाते थे, आज गांव के सरपंच और बड़े बुजुर्ग उसके पास मालाएं लेकर आ रहे थे। लेकिन राजू का मन इन सब में नहीं था। वह तो बस अपनी मां की मुस्कान देख रहा था। वह मुस्कान जो उसने पिता के मरने के बाद आज पहली बार देखी थी, 5 साल बाद। स्थान वही लॉन्च सेंटर, श्रीहरिकोटा। एक और लॉन्च की तैयारी चल रही थी। कंट्रोल रूम में वही गहमा गहमी थी, लेकिन आज एक बदलाव था। एक कोने में एक युवा इंजीनियर खड़ा था। उसने इसरो का सफेद कोट पहना हुआ था। उसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी, लेकिन अब उसमें आत्मविश्वास भी था। वह राजू था। अब वह चाय वाला राजू नहीं, इंजीनियर राजू था। उसके पास एक नया ट्रेनी प्रशिक्षु आया। वह घबराया हुआ लग रहा था। सर, ट्रेनी ने कहा, एक छोटी सी समस्या है। सेंसर कुछ अजीब रीडिंग दे रहा है। क्या हम लॉन्च रोक दें? राजू मुस्कुराया। उसे अपनी वो काली रात याद आ गई। घबराओ मत, राजू ने शांत आवाज में कहा। मशीन से बात करो, उसकी धड़कन सुनो। कभी कभी समाधान किताबों में नहीं, तुम्हारी नजर में होता है। चलो मैं देखता हूं। राजू उस ट्रेनी के साथ आगे बढ़ा। वह जानता था कि उसका सफर यहां खत्म नहीं हुआ है। यह तो बस शुरुआत है। इस देश में न जाने कितने और राजू हैं जो चाय की दुकानों पर, खेतों में या गैराजों में छिपे बैठे हैं। उन्हें बस एक मौका चाहिए। एक डॉक्टर स्वामीनाथन चाहिए जो उन पर भरोसा कर सके। राजू ने खिड़की से बाहर देखा। रॉकेट तैयार खड़ा था। उसने धीरे से बुदबुदाया, जय हिंद, और स्क्रीन पर उल्टी गिनती शुरू हो गई। प्रतिभा किसी की जागीर नहीं होती। वह कीचड़ में भी कमल की तरह खिल सकती है। अगर आपके पास साधन नहीं है तो चिंता मत कीजिए। अपनी जिज्ञासा को मरने मत दीजिए। क्या पता कल का इतिहास आप ही लिखने वाले हों। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया है तो इसे शेयर करें, ताकि किसी और राजू को उम्मीद मिल सके। जय हिंद।